Welcome to the class and very good morning to all of you. In the previous class, we were discussing about stem cell, stem cell therapy, what is cryopreservation and types of stem cell, right? तो ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में. आज की क्लास जो हमारी होगी वो है स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया. पहले हम स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया, ये जो थोड़ा बचा रह गया था स्टेम सेल में, वो खत्म करेंगे. उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? क्लोनिंग. क्या स्टार्ट करेंगे? क्लोनिंग. तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज दोनों ही. तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया. स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया, क्योंकि जब तक हम किसी भी टेक्नोलॉजी का इंडिया में क्या स्टेटस है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, राइट? तो हेडिंग डालिए ना स्टेम सेल रिसर्च इन इंडिया. इसमें लिखिए in 2002 in India stem cell research started in 2002 when Dr. Venugopal of AIIMS Delhi, All India Institute of Medical Science Delhi, AIIMS Delhi, used stem cell microinjection for treatment of heart disease. ठीक है, तो हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने स्टेम सेल माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया था. तो जो टिश्यू था वो डैमेज था, राइट? लेकिन उसको रिपेयर कर दिया था किसकी मदद से? स्टेम सेल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल. तो ये सक्सेसफुल रहा था. तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिला. इंडिया एंड डॉक्टर वेणुगोपाल दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. इन एम्स दिल्ली First embryonic stem cell bank was established for research purpose in 2002. ठीक है, तो 2002 में फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बैंक इस्टेब्लिश की गई. कहाँ पे? एम्स दिल्ली में. लेकिन ये रिसर्च पर्पस के लिए थी. ठीक है, ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं थी, कॉमन पीपल के यूज के लिए नहीं थी, आम आदमी के यूज के लिए नहीं थी. मतलब कोई भी मैंगो पीपल इसको नहीं यूज कर सकता था, राइट? ये रिसर्च पर्पस के लिए थी. नेक्स्ट पॉइंट. इन 2005 a center of excellence for stem cell research was established in CCMB Center for Cell and Molecular Biology. Center for Cell and Molecular Biology. सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद. कहाँ है? CCMB हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया, राइट? अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट. इन 2007 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया rolled out new stem cell policy to start commercial stem cell banking in India. After this stem cell banking started in India. तो हुआ क्या था?
उस टाइम तक यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में स्टेम सेल बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, राइट, लेकिन इंडिया में नहीं हुई थी। तो इंडिया में सबसे पहले एक पॉलिसी लाई गई, किस पे, स्टेम सेल, राइट, स्टेम सेल पे एक पॉलिसी लाई गई। उसके बाद स्टेम सेल बैंकिंग स्टार्ट हुई, ताकि कोई भी अगर विदेशी कंपनियां आना चाहें तो वो भी आके यहाँ पे अपना स्टेम सेल बैंकिंग की फैसिलिटी दे सकती हैं। और अपनी कुछ डोमेस्टिक कंपनीज भी थी, वो भी देना शुरू कर दी आफ्टर 2007, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो स्टेम सेल थेरेपी जो होती है, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल किसका पार्ट है और ये थेरेपी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो स्टेम सेल जो है बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक का पार्ट है। और ये थेरेपी, थेरेपी एक मेडिकल सर्विस है, मेडिकल सर्विस। तो स्टेम सेल जिसके अंदर आता है, स्टेम सेल आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। और ये जो मेडिकल सर्विस है ये आईसीएमआर के अंडर में आती है, किसके अंडर में, आईसीएमआर, राइट, ये वाली आईसीएमआर के अंडर में आती है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, और ये वाला आईसीएमआर में आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इन इंडिया स्टेम सेल बैंकिंग एंड स्टेम सेल थेरेपी इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, आईसीएमआर, राइट। These organizations gives guidelines related to stem cells, ठीक है। तो हुआ क्या, मतलब 2007 में जब स्टेम सेल बैंकिंग को, स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी मिली, स्टेम सेल पॉलिसी आई, उसके बाद से ही पूरे इंडिया में इसका यूज किया जाने लगा। कई जगह यूज, कई जगह मिसयूज। तो जो क्या मिसयूज हो रहा था, जो डॉक्टर्स थे वो स्टेम सेल पे रिसर्च करना शुरू कर दिए, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। देयर इज डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रीटमेंट, राइट। एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंट वो होता है, और ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर होता है। किसी भी रोग का, कोई भी थेरेपी है, उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर होता है, उसी के थ्रू करना होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट वो आईसीएमआर के अंडर में किया जाता है, आईसीएमआर के अंडर में किया जाता है, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ आईसीएमआर, आईसीएमआर के सुपरविजन में किया जाता है। इससे परमिशन लेके की जाती है एक्सपेरिमेंट। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, ऐसे कोई डॉक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, उसका रिजल्ट नहीं पता होता है। ट्रीटमेंट में तो ट्रीट करके फायदा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट में इसमें पता नहीं होता कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले परमिशन लेनी होती है, आईसीएमआर से परमिशन लेनी होती है फॉर एक्सपेरिमेंट। और जिस पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उससे भी परमिशन लेनी होती है, राइट। और एक्सपेरिमेंट का कोई पैसा नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे शंकर नेत्रालय है, कहाँ पे है, चेन्नई में एक हॉस्पिटल है शंकर नेत्रालय, उसके डॉक्टर्स ने क्या किया, स्टेम सेल का यूज करके रेटिना बना दिया, कॉर्निया बना दी, राइट। कुछ में सक्सेस भी हुआ, कुछ में नहीं सक्सेस हुआ,
कुछ की विजन बिल्कुल साफ आ गई, कुछ बच्चों की विजन थोड़ी आ गई, कुछ की नहीं भी आई। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्रीट और पैसे ले रहे थे उससे, बिना उससे बताए, बिना आईसीएमआर गाइडलाइंस में, तो उसको फटकार लगी, राइट। तो ये उसका मिसयूज किया जा रहा था जगह जगह। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In 2014, Department of Biotechnology, DBT, Department of Biotechnology and ICMR provided a new guidelines to regularize and control stem cell to regularize and control stem cell treatment and stem cell experiment, stem cell treatment and stem cell experiment, right। क्योंकि 2007 में हमने अलाउ कर दिया था और 2014 तक लैक्स ऑफ पीपल स्टार्टेड स्टेम सेल बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब स्टेम सेल अपना प्रिजर्व कराना स्टार्ट कर दिया लाखों लोगों ने, तो उसका मिसयूज भी सामने दिखने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस ओनली blood related treatment and tissue healing treatment by stem cell will be considered as treatment, rest other efforts will be considered as clinical experiment, for that approval of ICMR would be required. Next point. At present stem cell banking and stem cell therapy is becoming popular in India, and many research centers are involved in stem cell research, तो इस तरह से ये स्टेम सेल वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक लाइन अच्छा और लिख लीजिए। रिसेंटली स्टेम सेल वाज गिवन स्टेटस ऑफ न्यू ड्रग। स्टेम सेल वाज गिवन स्टेटस ऑफ न्यू ड्रग under new drug and clinical trial rule 2019, under new drug and clinical trial rule 2019. After this, government will have a better control over stem cell experiment and clinical trial. After this, government will have better control over stem cell experiment and clinical trial, right। तो इस तरह से हमारा ये स्टेम सेल कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा आपको, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, ना जानने को मिली, बिल्कुल बेसिक से समझाया था, समझ में आया होगा, राइट। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्लोनिंग। क्या? क्लोनिंग तो सबने सुना होगा ना, क्लोनिंग क्या होती है। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनको भी पता होगा क्लोनिंग क्या होती है, क्योंकि उसमें भी क्लोनिंग वर्ड आता है, जगह जगह क्लोनिंग वर्ड आता है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक होगा क्लोनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब आप ऐसे देसी भाषा में समझिए, कार्बन कॉपी। जैसे मैं हूँ तो मेरी कार्बन कॉपी मेरा क्लोन होगा, ठीक है। मेरी कार्बन कॉपी मेरा क्लोन होगा, दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा होगा,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम जीन होगी, सेम डीएनए होगी, सेम डीएनए होगा। ठीक है, जैसे जो मेरे अंदर डीएनए है वही डीएनए उसके अंदर होगा। दिखने में जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा वही वो भी दिखेगा। जितने एंजाइम, जितने हार्मोन हमारी बॉडी में बन रहे हैं, सेम उतने ही हार्मोन, उतने ही एंजाइम उसकी बॉडी में बनेंगे, राइट? तो मेरा क्लोन बिल्कुल मेरे जैसा होगा। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? तो हम अभी बिल्कुल सब जानेंगे अच्छे से। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है। तो क्या है स्टेटस? आइए हम पढ़ते हैं। तो क्लोनिंग में लिखिए, क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जेनेटिक कॉपी, मेकिंग जेनेटिक कॉपी of an organism, genetic copy of an organism or any biological structure by asexual method, ठीक है, asexual method मतलब सेक्स, उसमें सेक्सुअल मेथड का यूज नहीं किया गया, वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा क्लोनिंग की जाती है, राइट? जेनेटिक कॉपी बनाई जाती है एसेक्सुअल मेथड के द्वारा। कैसे? आगे सब कुछ जानेंगे। तो क्लोनिंग किसी की भी की जा सकती है। जैसे ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग, मतलब कंप्लीट बॉडी की क्लोनिंग हो जाएगी। किसी जीन की क्लोनिंग, मतलब एक पार्टिकुलर जीन की क्लोनिंग करनी हो तो जीन की क्लोनिंग हो सकती है। ऑर्गन क्लोनिंग, किसी एक ऑर्गन की क्लोनिंग करनी हो, टिश्यू की क्लोनिंग करनी हो तो सबकी क्लोनिंग हो जाती है, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अ क्लोन प्रोड्यूस्ड बाय cloning, a clone produced by cloning will have same genetic biological and physical characters, ठीक है? तो उसके बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टर्स सेम होंगे, जेनेटिक कैरेक्टर्स सेम होंगे, राइट? तो क्लोन क्या होता है? अ जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्लोन। क्लोनिंग तो हमने पढ़ लिया, अब क्लोन क्या है? जो प्रोसेस है वो क्लोनिंग है, जो बनेगा वो क्लोन है, ठीक है? जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर एन ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पता चल गया ना, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जीन भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, सेल भी हो सकती है, किसी की भी क्लोनिंग हो सकती है, राइट? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर ऑल फिजिकल मतलब जैसा मैं हूं वैसा वो भी रहे, ये फिजिकल हो गया। वेयर ऑल फिजिकल बायोलॉजिकल का मतलब ये हुआ जितनी मेरी बॉडी हार्मोन एंजाइम, जितनी मेरी बॉडी में है सेम क्लोन में भी उतने ही हार्मोन एंजाइम हो। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब जो मेरे अंदर डीएनए है वही डीएनए किसके अंदर होगा? क्लोन के अंदर होगा। जेनेटिक कैरेक्टर्स आर सेम एज सिंगल पेरेंट, राइट? समझ आ गया? बायोलॉजिकल, फिजिकल और जेनेटिक क्वालिटी सेम होगी, किसकी? मेरे और मेरे क्लोन की, राइट? ये किसी ऑर्गेनिज्म की और उसके क्लोन की, समझ आ गया ना? तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, पहला है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। दूसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है? थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या होती है?
इसका यूज किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थेराप्यूटिक क्लोनिंग का यूज किया जाता है, राइट। लाइक जीन क्लोनिंग और किसी टिश्यू या ऑर्गन की क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग हमने देखा था ना, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो रहा था उस टाइम, जीन की क्लोनिंग हो रही थी, किसके द्वारा? बैक्टीरिया की मदद से, बैक्टीरिया की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जीन क्लोनिंग हो रही थी ना, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन देखा था ना, सेम इंसुलिन जीन बना दिया जाए तो जीन क्लोनिंग हो गई, राइट। और तो इसमें लिखिए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर मेडिकल पर्पस या फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट है इसमें एग्जाम्पल में जीन क्लोनिंग लाइक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जीन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जीन। दूसरा है हमारा ऑर्गन क्लोनिंग या टिश्यू एंड ऑर्गन क्लोनिंग यूज ऑफ स्टेम सेल। ऑर्गन एंड टिश्यू क्लोनिंग किसके द्वारा की जाएगी? स्टेम सेल का यूज करके। स्टेम सेल क्या है? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो यूज ऑफ स्टेम सेल, विद द यूज ऑफ स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल, राइट। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होती है? तो किसी ऑर्गेनिज्म की मतलब कंप्लीट बॉडी की क्लोनिंग अगर करनी है तो वो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। जैसे मेरी क्लोनिंग की जाए, मेरा जो क्लोन बनेगा वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के थ्रू बनेगा, राइट। और थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या है? ये रही जीन क्लोनिंग और ऑर्गन या फिर टिश्यू की क्लोनिंग करना, राइट। ये है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग, राइट। फुल बॉडी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहलाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। कहाँ गया मिटाने वाला, कहाँ गया? इधर गिरा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ये गिर गया था, मिल नहीं रहा था, नीचे ही पड़ा था। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग में इंसुलिन जीन बनाना भी हम लोगों ने देख लिया, और ऑर्गन और टिश्यू स्टेम सेल का यूज करके कैसे बनाए जाएंगे उसके बारे में भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ लिया था, राइट। तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अभी पढ़ना है हमें। तो इसमें लिखिए इन 1996 इयोन विलमुट कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड, एक टी होगा, स्कॉटलैंड की स्पेलिंग देख लीजिए, स्कॉटलैंड। इयोन विलमुट स्कॉटलैंड डेवलप्ड फर्स्ट एनिमल क्लोन डॉली सीप, ठीक है। तो मतलब एक भेड़ थी, उसी की जैसी दूसरी भेड़ बना दिया। कैसे बनाया वो सब हम भी पढ़ेंगे। डॉली सीप was developed, नेक्स्ट लाइन लिखिए, डॉली सीप was developed by SCNT क्या है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। SCNT क्या है अभी बताएंगे आगे, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, SCNT इज मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी, SCNT इज
मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर क्लोन ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, फॉर क्लोन ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हमने अभी क्या देखा कि मतलब SCNT का यूज करके बनाया, किसका? SCNT, तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो हमारी बॉडी है उसमें दो तरह की सेल होती हैं, कौन कौन सी? सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल। तो स्पर्म और ओवम मतलब एग, स्पर्म और एग, स्पर्म और एग ये दोनों जर्म सेल हैं या रिप्रोडक्टिव सेल हैं या सेक्स सेल हैं, राइट। इनको छोड़ के जितनी भी बॉडी में सेल है हमारी वो हैं कौन सी सेल? सोमैटिक सेल। तो पूरी बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल या फिर जर्म सेल्स। तो जर्म सेल क्या है? स्पर्म एग जर्म सेल, रेस्ट ऑल अदर सेल्स ऑफ बॉडी और सोमैटिक सेल, राइट। तो ये इयॉन विल्मुट ने क्या किया था? इयॉन विल्मुट ने जो डॉली सी बनाई थी उसमें क्या किया था, कैसे किया था, ये हम अभी सब जानेंगे, राइट। तो इयॉन विल्मुट ने क्या किया था, एक डॉली सीप ली थी, डॉली सीप, ये है सीप मतलब भेड़ मान लीजिए इसको। वैसे मैं अगर भेड़ बनाना शुरू करूंगा कुत्ता ही बन जाएगा, राइट। तो हम समझने के लिए बना रहे हैं, छोटा छोटा बनाते हैं थोड़ा। ये डॉली सीप है, जिसकी पूंछ है, डॉली सीप मान लीजिए, ठीक है। ये है मदर सेल, मदर सीप मान लीजिए इसको, मदर सीप, ये मदर है डॉली सीप। इसी क्लोनिंग करनी है, मतलब इयॉन विल्मुट ने जो किया था इसी डॉली सीप की क्लोनिंग की थी। तो कैसे की थी? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से। क्या है हम अभी जानने जा रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस किया तुरंत जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है मदर सीप, इसने क्या किया, इसने इस मदर सीप से एक सेल निकाल ली गई, ठीक है। कौन सी सेल? सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल इसके ब्रेस्ट से निकाली गई थी, मतलब इसके ब्रेस्ट से निकाली गई सोमैटिक सेल, एक सेल निकाल ली गई, ठीक है। उस सेल का क्या निकाल लिया गया? पूरी सेल निकाल ली गई है, यह है एक सेल, सोमैटिक सेल निकाल ली गई, ठीक है, एक सेल निकाली गई यहाँ से। इसके बाद सेल के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये है इसका सेल का न्यूक्लियस। सेल को अलग हटा दिया गया, केवल न्यूक्लियस ले लिया गया इसका, राइट। एक दूसरी सीप और उन्होंने ली, जिसको बोलेंगे एक डोनर सिप, एक डोनर सिप, ये एक डोनर सिप है, मतलब एक डोनर सीप होगा भेड़ वाला, ये सिप तो जहाज हो जाएगा, ठीक है। तो जहाज की क्लोनिंग नहीं कर रहे थे वो, भेड़ की क्लोनिंग कर रहे थे। तो एक डोनर सिप, एक दूसरी आ गई, ये रही एक डोनर सिप। तो इसने क्या किया, अपना एग दिया, एक एग दिया, ये है एग, ठीक है, एग। तो एग के अंदर भी क्या होता है? एग के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एग के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो इसके न्यूक्लियस को अगर निकाल लिया जाए, ये है एग, इसके एग, इसके अगर न्यूक्लियस को निकाल लिया जाए तो ये हो गया इम्पटी एग। क्या बचा ये? इम्पटी एग, राइट। एग सेल है ये, कोई वो अंडा नहीं है जो हम लोग खाते हैं, वो वाला अंडा नहीं, एग सेल, जैसे स्पर्म और एग, तो वो वाला एग है, राइट। एग सेल दिया और ये है इम्पटी एग, ये बात समझ में आई। एक तीसरी और भेड़ ली गई जिसको बोलते हैं सरोगेट सीप, सरोगेट सीप, ये ली गई, ठीक है। तो ये है सरोगेट सीप। अब क्या किया जाएगा, ये वाला क्या है? न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस इस वाले एग में डाल दिया जाएगा, इस वाले एग में डाल दिया जाएगा, इसको ऐसे कर दिया गया, ठीक है।
तो ये हो गया, ये एम्प्टी एग था, ये न्यूक्लियस इसमें डाल दिया गया, तो ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग। ये बात समझ में आई, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग, ये बात समझ में आई। इसमें एग वाला न्यूक्लियस हटा दिया गया था, और जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस था, सोमैटिक सेल मतलब कोई भी सेल, जैसे ये सेल हमने नोच लिया, कोई भी सेल नोच लिया, निकाल लिया, ठीक है, तो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाल के इसमें डाल दिया गया। ये कौन सा एग हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग। अब इस एग को अंडर लेबोरेटरी कंडीशन क्या कराया जाएगा, एम्ब्रियो बनवाया जाएगा। कैसे, ये एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब कई सारी सेल्स हो जाएंगी, एम्ब्रियो, ठीक है, ये बन गया एम्ब्रियो। ये एक सेल थी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग, ठीक है, इसको एम्ब्रियो में डेवलप कर दिया गया लैब में, लेबोरेटरी कंडीशन में एम्ब्रियो, लेबोरेटरी कंडीशन में एम्ब्रियो बना दिया गया इसको, ठीक है, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को सरोगेट सीप में इम्प्लांट कर दिया गया, ठीक है, इस एम्ब्रियो को सरोगेट सीप में इम्प्लांट कर दिया गया। ये रही सरोगेट सीप, इसमें इम्प्लांट किया जाएगा, राइट। मान लीजिए ये एग आ गया इसमें, अब क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाए, ये प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई, ये हो जाएगी प्रेगनेंसी। उसके बाद में प्रेगनेंसी होगी, और क्या होगा, बेबी बड़ा होगा, मतलब बेबी बड़ा होगा, इसका इस मतलब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। प्रेगनेंसी होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में बर्थ होगा, किसका, किसका बर्थ होगा, तो ये जो डॉली सीप थी ना, डॉली सीप का बर्थ होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी की जैसे दिखेगी, इसका मुंह सीधा था, इसका भी मुंह सीधा था, इसका मुंह ऐसे था, तो ये ऐसे ही पैदा होगी जैसे ये थी मदर सीप, क्योंकि इसमें डीएनए किसका है, न्यूक्लियस किसका है, तो न्यूक्लियस मदर सीप का है, सारी क्वालिटीज मदर सीप वाली होंगी। ये बन गया आपका डॉली सीप, डॉली सीप, ये बिल्कुल दिखने में सेम कैसी है, बिल्कुल ऐसी है, मदर सीप की जैसी, राइट। तो ये मदर है, इसका क्लोन बनने जा रहा है, इसने एक डोनर, ये एक डोनर सीप है, इसने एक डोनेट किया अपना, ये सरोगेट सीप है, ठीक है, तो इसने केवल सरोगेसी सर्विस दी है, नॉर्मल सरोगेसी सर्विस जो इंसानों में भी दी जाती है, वो भी इसके बाद हमारा चैप्टर सरोगेसी होगा, क्लोनिंग के बाद अगला चैप्टर सरोगेसी होगा, राइट, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये है सरोगेट सीप, इसने इसके अंदर इम्प्लांट किया गया एम्ब्रियो, कौन सा एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में न्यूक्लियस किसका था, मदर सीप का था, ये इम्प्लांट किया गया, प्रेगनेंसी हुई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, बर्थ हुआ डॉली सीप का। ये डॉली सीप दिखने में बिल्कुल इसकी जैसी है, इसकी जेनेटिक क्वालिटी, इसकी जेनेटिक क्वालिटी सेम है, राइट। लेकिन ये जो एग था, इसका न्यूक्लियस निकाल लिया गया था ना, और एग अकेले जो है प्रेगनेंसी स्टैब्लिश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एग और तभी एग के द्वारा तभी प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी जब उसमें क्या मिक्स होगा, स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा, राइट। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे एग और स्पर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पे केवल ये न्यूक्लियस, क्योंकि इस न्यूक्लियस में इसके मदर के डीएनए थे और इसके फादर, दोनों के डीएनए थे, तो सेम डीएनए इसके मदर और फादर के डीएनए इसमें भी होंगे, ठीक है, तो जो इसमें होगा सेम डीएनए, यही डीएनए इसमें, यही डीएनए इसमें, सेम जेनेटिक क्वालिटी, दिखने में भी एक जैसा होगा। समझ में आ गया होगा ना, तो ये पूरा चित्र बना लीजिए आप लोग, राइट, पूरा चित्र बना लीजिए। तो ये वाला बन गया होगा चित्र। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किसने किया था, इयोन विल्मुट ने किया था। किसने किया था, इयोन विल्मुट, स्कॉटलैंड के थे, राइट। लेकिन ये क्या कर सकते थे,
मदर, मदर से ही सोमैटिक सेल लेते, मदर से ही सोमैटिक सेल मतलब ले सकते थे, चाहते तो मदर से ही सोमैटिक सेल ले सकते थे, और इसी से एग सेल भी ले सकते थे, इसी सेम मदर से, और इसी में इम्प्लांट भी कर सकते थे एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद इसी में इम्प्लांट भी कर सकते थे, तब भी बन सकता था, राइट, तब भी क्लोन बन सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने जो प्रोसेस किया हमने वो डिस्कस किया, राइट। बहुत बार इन्होंने ट्रायल किया, 277वीं बार ये सफल हुए हैं, ठीक है, 277वीं बार ये सफल हुए हैं, काफी लंबा इन्होंने ट्रायल किया है। सेफ्टी के चांसेस इसमें जो भी होते हैं, आगे जो भी हम सब डिस्कस करेंगे, कितना इस सेफ रेट क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये चाहते तो इसमें भी इम्प्लांट कर सकते थे, इसी का एग लेके ये न्यूक्लियस इसका डाल के इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे, राइट। लेकिन जो इयॉन विल्मर ने किया वो हमने डिस्कस किया। अब क्योंकि मदर सीप थी तो इसने डॉली सीप पैदा हुई। अगर मान लीजिए फादर फीमेल मेल का कोई सीप, मेल सीप होता तो वो डाला पैदा होता, राइट, ये डाली हुई वो डाला होता, इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ये बन गया होगा, नोट कर लिया होगा। अब अगली हेडिंग लिखिए, क्लोनिंग इन इंडिया, क्लोनिंग इन इंडिया, इंडिया में क्लोनिंग का क्या स्टेटस है वो हम जानेंगे अब। हाँ, ये तो मदर की बात की, लेकिन जैसे फादर का बनवाना हुआ क्लोन या मेल का क्लोन बनाना हुआ तो उसके लिए एक डोनर कोई ना कोई चाहिए, और प्रेगनेंसी के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, राइट। मतलब फीमेल की जरूरत जरूर पड़ेगी। फीमेल अपना क्लोन खुद बना सकती है, लेकिन मेल अपना क्लोन नहीं बना सकता, उसके लिए एक डोनर की जरूरत पड़ेगी। उसका न्यूक्लियस निकाल के, एग का न्यूक्लियस निकाल के जो मेल का न्यूक्लियस है वो उसमें इम्प्लांट किया जाए, उसके बाद प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने के लिए भी चाहिए। तो मेल अपना क्लोन खुद नहीं बना सकता, लेकिन फीमेल अपना क्लोन खुद बना सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लोनिंग इन इंडिया, क्लोनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो लिखिए इन इंडिया, इन इंडिया क्लोनिंग प्रोग्राम स्टार्टेड, क्लोनिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2007, 2007 in NDRI, NDRI, in NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, अब NDRI करनाल हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2009, in 2009, in 2009 NDRI developed फर्स्ट बफेलो क्लोन, फर्स्ट बफेलो क्लोन, वर्ल्ड फर्स्ट, मतलब ये दुनिया की भी पहली थी बफेलो क्लोन, गरिमा, वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो क्लोन, बफेलो क्लोन, क्या नाम था, गरिमा, वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो क्लोन गरिमा। तो आप में से किसी का नाम गरिमा तो नहीं है? अगर गरिमा है तो आपके नाम पे भैंस बनाई गई थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी भैंसों की क्लोनिंग करी गई है, बहुत सारी भैंस बनाई गई हैं, अलग अलग लड़कियों के कई सारे नाम हैं, ठीक है, और लड़के भी जान लें उनके नाम के भी क्लोन बनाए गए हैं, जो मेल बफेलो क्लोन है, मतलब भैंसा जिनको बोलते हैं, तो भैंसे ही बनाए गए हैं लड़कों के नाम पे, अभी आगे बताएंगे। तो खुश होने की बात नहीं ज़्यादा, राइट, आपका नाम भी हो सकता है। बफेलो क्लोन गरिमा, वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो क्लोन गरिमा, ठीक है। तो स्कॉटलैंड एक छोटा देश है, इयॉन विल्मोट स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने एक छोटा जानवर बनाया, सीप, भेड़ बनाई, राइट। हम लोग एक बड़ा देश है, हमारा देश इंडिया बड़ा देश है, तो इंडिया क्या बनाया, भैंस, क्योंकि इंडिया बड़ा देश है, भैंस बड़ी होती है। तो एक तो गरिमा बनाई, उसके बाद गरिमा 2 बनाई, उसके बाद अपूर्वा, करिश्मा, कई सारी क्लोनिंग की गई, ठीक है। गरिमा, महिमा, करिश्मा, स्वरूपा, अपूर्वा, 15 बफेलो क्लोन बनाया, किसने, NDRI ने, राइट। नेक्स्ट टाइम लिखिए, इन 2012, इन 2012 NDRI
in association with NDRI in association with Sher-e-Kashmir University, Sher-e-Kashmir University, Sher-e-Kashmir University developed पश्मीना गोट क्लोन, पश्मीना गोट क्लोन, पश्मीना गोट क्लोन, पश्मीना गोट क्लोन नेम नूरी। तो आप में से अगर किसी लड़की का नाम नूरी है तो आपके नाम की पश्मीना गोट का क्लोन बनाया गया है। ठीक है, पश्मीना वूल होता है, वूल ऊन, वन ऑफ द बेस्ट ऊन है दुनिया का, राइट। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रेट मिलते हैं, तो इसका कमर्शियल फ़ायदा होगा। ठीक है, इस वाले का पश्मीना गोट का। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन 2014 NDRI developed clone of critically endangered wild buffalo in छत्तीसगढ़ नेम दीपासा। वाइल्ड बफेलो का क्या नाम था? दीपासा। क्या नाम था? दीपासा। ठीक है, तो दीपासा की एक स्टोरी है, दीपासा की एक स्टोरी है, वो हम पानी पीने के बाद सुनाते हैं। 10 सेकंड का टाइम दीजिए, पानी पी के आ रहे हैं। दीपासा 10 सेकंड का टाइम दीजिए, पानी पी के आ रहे हैं। तो दीपासा की क्या स्टोरी है? एक मिनट देखें कनेक्ट है कि नहीं है माइक। तो जो दीपासा है, दीपासा छत्तीसगढ़ में क्या था, फॉरेस्ट में, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में देखा गया कि एक मेल और एक फीमेल बफेलो बचे हैं बस, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, एक मेल था एक फीमेल था। वाइल्ड बफेलो एक मेल, केवल एक ही मेल बचा है छत्तीसगढ़ के जंगल में, एक फीमेल। ठीक है, तो मेल का नाम था दीपक और फीमेल का नाम था आशा। ठीक है, तो हुआ क्या, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तो टेंशन में थे कि एक दीपक है एक आशा है, अगर दोनों में से कोई एक चला गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी प्रजाति, ये वाइल्ड बफेलो वाली प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि देखा आशा वाज प्रेग्नेंट, जो आशा थी वो प्रेग्नेंट थी, राइट। जब आशा प्रेग्नेंट थी तो उसी टाइम दीपक मर गया। तो ऑफिशियल्स ने सोचा कि अब तो प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, तभी आगे प्रजाति बढ़ पाएगी, अदरवाइज प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, राइट। तो फिर क्या हुआ कि इसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। आशा का जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो देखा गया कि उसमें मेल था, बच्चा जो था वो मेल था। अब बच्चा पैदा होता, वो बड़ा होता, तब तक आशा बूढ़ी हो चुकी होती। ठीक है, आशा तब तक बूढ़ी हो चुकी होती, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता इसकी खत्म हो चुकी होती, तब भी प्रजाति विलुप्त हो जाती। लेकिन जब दीपक पैदा हुआ, जो ये आशा प्रेग्नेंट थी, जब इसकी डिलीवरी होने के बाद में आशा का क्लोन करवा दिया। किसने? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने। ठीक है, क्लोनिंग करवा दी आशा की क्लोनिंग करवा दी।
तो फीमेल की क्लोनिंग होगी तो फीमेल ही आएगी। तो एक छोटी आशा आ गई, राइट, एक छोटी आशा आ गई जिसका नाम था दीपाशा। क्या नाम था? दीपाशा। समझ में आया दीपाशा कैसे है? दीपाशा। और पहले से एक मेल बचा हुआ था, पहले से ही मेल पहले से ही बचा हुआ था, तो दोनों अब करके मतलब दो रहे, एक मेल एक फीमेल रहेगा तो प्रजाति आगे बढ़ती रहेगी, विलुप्त होने से बच जाएगी। समझ आ गया? दीपाशा, एक मेल एक फीमेल, प्रजाति आगे बढ़ती रहेगी। तो जो एक्सटेंशन है मतलब विलुप्त होने जा रही थी उस प्रजाति को बचा लिया गया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखिए। इन 2015 NDRI developed two buffalo clone. NDRI developed two buffalo clone. Name Apurva, Swarupa. Apurva, स्वरूपा। ठीक है, तो स्वरूपा थी 25.1 लीटर पर डे। कितना दूध देती थी? 25 लीटर पर डे, राइट, 25 लीटर पर डे। तो इसकी क्लोनिंग की गई ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी? फीमेल बफेलो की। लेकिन क्या मेल बफेलो की क्लोनिंग हुई है? हाँ हुई है। तो अब मेल बफेलो की क्लोनिंग। नेक्स्ट लाइन लिखिए। NDRI हैज डेवलप्ड मेल बफेलो क्लोन to increase the sperm production, that will help in artificial insemination program in India। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम होता है ना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो उसको ये बूस्ट करेगा, मतलब क्योंकि अच्छी प्रजाति की क्लोनिंग की जाएगी तो दूध देने वाली कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, जो यूरोपियन वैरायटी है इनके मेल क्लोन बनाए जाते हैं, मेनली यूरोपियन वैरायटी के मेल क्लोन बनाए जाते हैं, राइट। तो अगर दूध ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि यूरोपियन वैरायटी ज़्यादा दूध देती है, उसकी जो गाय या भैंसें हैं वो ज़्यादा दूध देती हैं, राइट। तो अगर उनकी क्लोनिंग करनी है बफेलो की, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के तहत उनको हेल्प मिलेगी। तो मान लीजिए हमें अगर क्या करना है, ज़्यादा दूध देने वाली वैरायटी चाहिए, यूरोपियन नस्ल वाली वैरायटी चाहिए, तो इंडियन काऊ में यूरोपियन नस्ल का स्पर्म अगर डाल दिया जाए तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ज़्यादा दूध देने वाली बनेगी, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, या तो हम अपनी भैंस को कहाँ ले जाएं, यूरोप में लेके जाएं, या तो यूरोप के भैंसों को कहाँ लेकर आएँ, इंडिया में लेकर आएँ। जो मेल बफेलो हैं उनको कहाँ लेकर आएँ, इंडिया में लेके आएँ। लेकिन ये सब बहुत कठिन प्रोसेस है, तो सबसे बढ़िया होता है स्पर्म मंगा लेना वहाँ से, ठीक है, वहाँ से स्पर्म आ जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे इनको मतलब डाल दिया जाता है, राइट। तो इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये सबसे सस्ता तरीका है, और इनकी क्लोनिंग करने से दूध की पैदावार बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन 2020 NDRI developed clone of Murrah buffalo. NDRI developed clone of Murrah buffalo. मुर्रा बफेलो मतलब ये हाई यील्डिंग, बहुत ज़्यादा दूध देती है ये वैरायटी, राइट। मुर्रा बफेलो नेम्ड एज तेजस, ये मेल था, ठीक है, तेजस इसके लिए बनाए गए, स्पर्म के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट। इन 2020 CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार में है। कहाँ पे? हिसार। डेवलप्ड 8 मेल बफेलो क्लोन,
डेवलप्ड 8 मेल बफेलो क्लोन। ठीक है, तो ये क्लोन जो थे ये सब लड़कों के नाम पे थे। किसके नाम पे थे? लड़कों के नाम पे। रजत, स्वर्ण, तेजस, ठीक है, श्रेष्ठ, ये सारे नाम पे थे। ठीक है, तो जो लड़के खुश हो रहे थे वो जान लें उनके नाम पे भी भैंसे बनाए जा रहे हैं। जब एक दो बचते हैं, मतलब मेनली जिनकी क्लोनिंग की जाती है या एक दो जानवर बचते हैं, तो उनकी नेमिंग कर दी जाती है, राइट, उनके नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा संख्या में तब नहीं, जब एक दो बचते हैं या फिर जिनकी क्लोनिंग की जाए, जिन पे कुछ टेस्टिंग किया जाए, तो उनका नाम रख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 2023 NDRI डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट गिर काउ क्लोन। डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट गिर काउ क्लोन। गिर काउ होती है ना, बड़े बड़े कान जिसके होते हैं, वो गिर काउ होती है, अच्छा दूध देती है वो। गिर काउ क्लोन, तो मेल क्लोन बनाया था जिसका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा, इन 2023, राइट। अब है पर्पज ऑफ क्लोनिंग इन इंडिया। पर्पज ऑफ क्लोनिंग इन इंडिया, हेडिंग डाल लीजिए, पर्पज ऑफ क्लोनिंग इन इंडिया। पहला है टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। राइट, लिख लीजिए, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। कैसे? गाय भैंसों की क्लोनिंग करके, बड़ी वैरायटी जो ज़्यादा दूध देती हैं उनका क्लोन करके। दूसरा, नेक्स्ट लिखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल आइटम्स। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल आइटम्स, जैसे हमने क्या देखा? पश्मीना वूल, राइट, पश्मीना वूल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू सेव अ स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। टू सेव अ स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने से बचाना, राइट, एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, दीपासा वाला एग्जाम्पल, बफेलो, वाइल्ड बफेलो वाला दीपासा, राइट। नेक्स्ट है क्लोनिंग फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। क्लोनिंग फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, हेडिंग डाल लीजिए, क्लोनिंग फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मेल अगर बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा उससे, फीमेल बनाएंगे तो वो दूध देने का काम करेंगे, राइट। मेल क्लोन मोर मिल्क और फीमेल क्लोन मोर मिल्क, और मेल क्लोन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, हाई यील्ड वाला स्पर्म बनाएंगे, राइट। इसमें लिखिए थोड़ा सा, इंडिया में क्या है, एक डेटा जान लीजिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा पशु हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ हैं? इंडिया में। और सबसे ज़्यादा दूध की पैदावार कहाँ होती है? इंडिया में होती है। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे होती है दूध की? तो इंडिया में होती है। मतलब सबसे ज़्यादा पैदावार भी इंडिया में, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी इंडिया में, और सबसे ज़्यादा पशु भी इंडिया में। तीनों चीज़ में सुपरलेटिव हैं हम, राइट। लेकिन फिर भी जो इंडिया में पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन है, पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन अभी भी कम है। पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन अभी भी कम है। प्रति व्यक्ति दूध की जो होना चाहिए जितना, उतना भी उत्पादन में नहीं हो पा रहा है, अकॉर्डिंग टू NDRI, राइट, अकॉर्डिंग टू NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड, NDDB, अकॉर्डिंग टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इंडिया नीड टू प्रोड्यूस 10 मिलियन टन्स। 10 मिलियन टन्स मतलब कि 1 करोड़ टन। कितना हुआ? 1 करोड़ टन। 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन्स of milk extra every year, of milk extra every year to fulfill our domestic demand, to fulfill our domestic demand, and to achieve this target, cloning can be used in
two ways. Cloning can be used in two ways. Male cattle clones can increase sperm production. Male cattle clone can increase sperm production. That will boost artificial insemination program. Second, high yield female cattle clone can directly increase the milk production. राइट, तो ये हमने पढ़ लिया क्लोनिंग फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. राइट, अब अगली हेडिंग है इश्यूज रिलेटेड टू क्लोनिंग. ये हमने क्लोनिंग की अच्छी बातें पढ़ ली थी अभी. अब जो आगे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इश्यूज रिलेटेड टू क्लोनिंग. कहाँ रख दिया वो कपड़ा, फिर गिर गया, बार बार कपड़ा गिर जा रहा है. Issues are related to cloning. ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू क्लोनिंग. इसमें लिखिए पहला पॉइंट है लो सक्सेस रेट विच इज 10% ओनली. सक्सेस रेट इसकी बहुत कम है. पहला पॉइंट है सक्सेस रेट जो है क्लोनिंग की बहुत कम है, 10% है. मतलब अगर 10 क्लोनिंग किए जाए तो उसमें से एक ही सक्सेस होगा. राइट, एवरेज. तो सक्सेस रेट इज वेरी लो एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली. क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कॉस्टली हो ही जाएगा. तो उसको कोई खरीदेगा ही नहीं. जो क्लोन काऊ या बफेलो है उनको कौन खरीदेगा जब तक सस्ते नहीं होंगे, कमर्शियली वायबल नहीं है. ठीक है, महंगा हो जाएगा ये. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. होता क्या है, जैसे मेरी एज अभी 27 साल है, तो मेरे अंदर जो जीन है, जो डीएनए है, वो 27 साल का हो चुका है. 27 साल पहले बना था वो. फादर का स्पर्म मदर का एग मिलके हमारा डीएनए बना था. राइट, तो वो डीएनए उस टाइम फ्रेश था, लेकिन आज वो डीएनए 27 साल का हो चुका है. तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जेनेटिक एज होती है, जेनेटिक एज का कॉन्सेप्ट मानते हैं कुछ साइंटिस्ट. मतलब जो बीमारी हमें 30 साल बाद आएगी, वो अगर हमारा क्लोन आज बना दिया जाए, आज की डेट में बनाया जाए, आज मैं 27 साल का हूँ, अगर आज की डेट में वो क्लोन बनाया जाए तो उसको वो 3 साल बाद ही हो जाएगी. राइट, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट मानते हैं, जबकि कुछ नहीं मानते हैं. हालांकि ये भी प्रूव नहीं हुआ है जेनेटिक एज का कॉन्सेप्ट, लेकिन शंका तो आती है ना. जैसे मान लीजिए किसी की एज 50 साल है, उसमें 52 साल बाद बीमारी आती, तो जो उसका 50 साल पे बनाया जाएगा क्लोन, उसको 2 साल बाद ही आ जाएगी. राइट, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है. तो नेक्स्ट लाइन लिखिए. Many scientists believe that genetic age मतलब डीएनए की जो एज होती है, ठीक है, डीएनए की एज, जेनेटिक एज ऑफ अ क्लोन इज इक्वल टू द एज ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म at the time of birth of the clone, and this old DNA will bring some defect and disease in the clone at early stage of life, and clone will suffer from situation that occur in old age. जैसे क्या देखा गया, जो डॉली शिप थी
2 साल में वो मर गई थी। जो डॉली शिप बनाया था ना इवान विल्मुट ने, वो 2 साल बाद मर गई थी, उसको अर्थराइटिस हो गया था, राइट। इसी तरह एक भैंस को एनडीआरआई ने डेवलप किया और उसको 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया, राइट। 2 साल में हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी 2 साल में तो होती नहीं किसी बच्चे को, राइट, 60 साल के बाद होती है या बाद बुढ़ापे के टाइम में होती है। लेकिन जो बीमारियां 50 साल बाद हो रही हैं वो अगर पहले होने लगे तो ये दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि 2 साल के बच्चे में तो अर्थराइटिस होगी नहीं, ठीक है, ब्रेन डिजीज है। लेकिन हुआ क्या, ये बुढ़ापे टाइम वाले डिजीज है। अगर ये होने लगे तो क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हालांकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ जो है, जेनेटिक एज वाला कॉन्सेप्ट अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो चुका, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, राइट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ क्लोन इन एनिमल इंडस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ क्लोन इन एनिमल इंडस्ट्री will lead to extinction of indigenous cattle, extinction of indigenous cattle varieties, indigenous cattle varieties, and loss of biodiversity, and loss of biodiversity। मतलब कि अगर हम बाहरी बाहरी क्लोन का यूज़ करेंगे तो जो हमारी लोकल वैरायटी हैं इंडिजीनियस, इनका क्या होगा, ये तो विलुप्त हो जाएंगे, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ये है इश्यूज ऑफ क्लोनिंग। लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग के क्या क्या इश्यूज हैं, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन क्लोनिंग मतलब आदमी के जैसा क्लोन बनाना, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्या ये लीगल है? लीगल नहीं है, परमिसिबल नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। ह्यूमन क्लोन बनाने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बहुत सारे मिसयूज हो सकता है, राइट, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। तो क्या क्या मिसयूज हो सकता है वो हम अब जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन क्लोनिंग, इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन क्लोनिंग। इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन क्लोनिंग। तो होगा क्या कि मान लीजिए मैंने अपना क्लोन बनवा लिया, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा भाई, मुझे मेरा क्लोन मिल रहा है ना, सेम मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इससे मेरे मदर फादर भी हैप्पी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनका दूसरा, मान लीजिए मेरा विशाल नाम है, ठीक है, मैंने अपना क्लोन बनवाया तो मेरे मदर फादर को तो मेरा बचपन फिर से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे 2 भाई हैं और एक सिस्टर भी है, तो जो हमारा प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो 4 लोगों में होगा, ठीक है, 4 लोगों में होगा। लेकिन जब मैंने अपना क्लोन बनवा लिया तो क्लोन का हमसे क्या रिलेशन होगा, आप बताइए। क्लोन का हमसे क्या रिलेशन होगा, मुझसे क्या रिलेशन होगा क्लोन का? क्लोन मेरा बेटा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा बेटा होगा उसमें मेरे जीन प्लस मेरी वाइफ के जीन होंगे, ठीक है। जो क्लोन है उसमें किसके जीन है? उसमें मेरी मदर के, मतलब मेरे जीन है। तो मेरे में किसके जीन है? मेरे मदर, मेरे फादर के जीन, ठीक है। तो वो मेरा भाई होगा, तो जो मेरे बाकी भाई बहन हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। वो क्लोन भी क्या कहेगा, वो आके बंटवारा करेगा, क्योंकि अभी तक तो हम 3 भाई 1 बहन थे, मतलब 4 लोगों में बंटवारा होना था। अब 5वां वो भी आ जाएगा तो 5 में बंटवारा होगा, तो मेरे भाई इससे खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होगा उसका डिस्प्यूटेड पहला डिस्प्यूट। दूसरा डिस्प्यूट कि हम उससे क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ना तो हम उससे भाई बना सकते हैं ना तो बेटा बना सकते हैं। भाई बनाएंगे तो मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, और बेटा बनाएंगे तो बेटा तो बना ही नहीं सकते। अब मान लीजिए बना भी दिया तो मेरे ऑलरेडी 5 साल का बच्चा है, ठीक है, मेरा क्लोन अभी अभी हुआ है। मेरा ऑलरेडी मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, मेरा क्लोन अभी अभी हुआ है। मैंने अपने बच्चे को गुस्से में डांट दिया बहुत ज़्यादा, मैं तो बाहर चला आया, मेरा छोटा सा क्लोन घर पे है, तो वो मुझे तो मार नहीं पाएगा मेरा बच्चा, लेकिन कहेगा ये तुम मेरे क्लोन को बोलेगा तुम इसके पार्ट हो ना, उसने मुझे डांटा था तो अब मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी गुस्सा उससे निकालना चाहेगा, राइट। अब मेरी वाइफ पता नहीं एक्सेप्ट करेगी उसको कि नहीं करेगी, तो बहुत सारे उसके डिस्प्यूटेड रीजन हो जाएंगे, राइट। कुछ भी गलत काम करवाना हुआ अगर, तो मैं अपने क्लोन से करवाऊंगा। अगर मान लीजिए
मैं आतंकवादी होता, मुझे कुछ सुसाइड बम्बर बनाना होता, तो मैं अपने आप को नहीं सुसाइड बम्बर के लिए रेडी करता, ठीक है, अपना एक क्लोन बनवाता और जाके उसको सुसाइड बम्बर बना देता, ठीक है, वो मर जाएगा, मुझे कोई मतलब भी नहीं। लेकिन वो एक इंसान होता है, उसके अंदर इमोशंस आ जाती हैं, सांस चलती है, पूरा दिखने में आदमी जैसा दिखता है, सोचने का थॉट प्रोसेस उसके अंदर होता है। तो ये इथिकल नहीं है, ये बिल्कुल इथिकल नहीं है, ये अनइथिकल है, राइट। उसको हम फ्रंट लाइन डिफेंस शील्ड बना देंगे, भैया जाओ बॉर्डर पे लड़ाई करो, अपना क्लोन बना के बॉर्डर पे भेज देंगे, वो मर रहा वो जी रहा, मुझसे कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए मेरी किडनी फेल हुई, तो हम क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर बताएंगे कि 10 साल बाद तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। मान लीजिए अपना मैंने पूरा जीनोम स्टडी करवाया, उसमें पता चला, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं ना जीनोम स्टडी, तो जीनोम स्टडी करवाने से पता चला कि 10 साल बाद मेरी किडनी फेल हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अपना एक क्लोन बनवाऊंगा, उसकी किडनी 10 साल बाद निकाल के अपने में इम्प्लांट करवा लूंगा। तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए उसका मिसयूज किया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे मिसयूज उसके होंगे। इस वजह से क्लोन बनाना बिल्कुल बैन है। ह्यूमन क्लोनिंग इज बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, ह्यूमन क्लोनिंग इज बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब थोड़ा इसमें लिख लीजिए, काफी डिस्कशन हो गया। टेक्निकली ह्यूमन क्लोन कैन बी मेड, टेक्निकली ह्यूमन क्लोन कैन बी डेवलप्ड बाई SCNT, बाई SCNT, ठीक है। दूसरी लाइन, ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड, ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लोनिंग इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो एथिकल इश्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो एथिकल इश्यूज, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, क्लोन रिलेशनशिप एंड फैमिली राइट्स विल बी डिस्प्यूटेड, क्लोन रिलेशनशिप एंड फैमिली राइट्स विल बी डिस्प्यूटेड। तो जब क्लोन आएगा तो मेरे भाई बहन इसको नहीं मानेंगे अपना फैमिली का मेंबर, राइट, जब उसको भाई बहन अपना फैमिली का मेंबर नहीं मानेंगे, तो जब वो पार्ट ऑफ फैमिली नहीं होगा तो पार्ट ऑफ सोसाइटी कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके नेशनल राइट्स, सिटीजनशिप उसको कैसे, कहाँ की मिलेगी, तो ये सब कुछ डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल इंक्रीज सिंगल पेरेंटहुड, इट विल इंक्रीज सिंगल पेरेंटहुड। मोनोगैमी आपने सुना होगा ना, मोनोगैमी, मोनोगैमी, जैसे अभी गुजरात में एक लड़की ने खुद से शादी कर लिया, एक न्यूज आई थी, गुजरात में एक लड़की ने खुद से शादी कर लिया, मतलब अपने आप से विवाह करना, मोनोगैमी, राइट। तो जो लोग शादी नहीं करना चाहते लेकिन बच्चा चाहते हैं, उनके लिए क्लोनिंग के थ्रू बच्चा हो सकता है, ठीक। तो ये है अनइथिकल, क्योंकि आपने शादी भी नहीं की, बच्चा भी चाहते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, सोशियो एथिकल इश्यूज है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लिया ना, इट विल इंक्रीज सिंगल पेरेंटहुड, फैमिली सेटअप विल बी डिस्टर्ब, फैमिली सेटअप विल बी डिस्टर्ब, क्योंकि हमारा एक सोसाइटी का एक सेटअप बना हुआ है ना, शादी के बाद बच्चे होते हैं, और ये है सिंगल पेरेंटहुड, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन क्लोन्स कैन बी मिसयूज्ड फॉर, ह्यूमन क्लोन्स कैन बी मिसयूज्ड फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, फ्रंट लाइन ह्यूमन शील्ड इन डिफेंस, फ्रंट लाइन ह्यूमन शील्ड इन डिफेंस, फ्रंट लाइन ह्यूमन शील्ड इन डिफेंस, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है। तो डिफेंस में क्या होगा, वार होगा, क्लोन को भेज दो लड़ाई करने, हमें जाना ही नहीं है, तो नुकसान है ना, उसके अंदर इमोशंस है, वो भी एक जान है, और टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बहन पता नहीं मेरी उसको राखी बांधेगी कि नहीं बांधेगी, क्योंकि राखी बांधेगी तो प्रॉपर्टी राइट्स, वो प्रॉपर्टी में भी मांग सकता है कि भाई तुम मेरी बहन हो, तो तब भी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल रेज इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन राइट्स, उसको ह्यूमन राइट्स, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, क्योंकि मैं अगर अपना क्लोन बनवाऊंगा, इतना सारा पैसा खर्चा करूंगा, तब तो मैं वो यही सोचूंगा ना, मैं तो यही सोचूंगा कि भाई ये मेरा गुलाम रहे, मेरे लिए काम करे, राइट। लेकिन वो एक अलग आदमी होगा, अलग सोचने, मतलब सोचेगा, वो उसके अंदर सोचने की क्षमता होगी, तो दिक्कत की बात है, ये बिल्कुल अनइथिकल है, इसलिए ह्यूमन क्लोनिंग बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
राइट। तो ये क्लोनिंग वाला हमारा चैप्टर रहा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, राइट। तो आज हमारा क्लोनिंग का चैप्टर खत्म हुआ और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, कल जो हमारी क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक सरोगेसी। क्या है? सरोगेसी। आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत सारी मूवीज बनी हैं सरोगेसी पे, वो सब बहुत अच्छे से कल डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।